हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम मन लगा करके बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चे, हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का तीसरा नंबर चैप्टर जिसका नाम है धातु एवं अधातु। तीसरा नंबर चैप्टर जिसका नाम क्या है, धातु एवं अधातु। प्यारे बच्चों, पिछली दो क्लास में हम आप लोगों को धातु के बारे में पूरा पढ़ा दिए हैं। पिछली दो क्लास में धातु के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को दे दी है। दे दिया है कि नहीं दिया है, बताओ बाबू। पिछली क्लास में धातु के बारे में पूरा जानकारी दे दिए हैं। आज पढ़ाने वाले हैं अधातु के बारे में। किसके बारे में? अधातु के बारे में। तो आप सभी बच्चे अधातु के बारे में पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन उससे पहले हमारे कुछ क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार रहिए। चलिए आप लोगों से कुछ सवाल पूछते हैं, ठीक है ना। हाँ, और अब शुरू से ना आप लोग ये सब मत करिए, ठीक है ना। शुरू अभी क्लास शुरू नहीं हुआ है और तुरंत करना शुरू कर दिया। हमको इग्नोर करते हैं तो हमारे कमेंट को इग्नोर करते हैं, हमारा मैसेज नहीं देखते हैं तो हमारा भाई ऐसे ना करो, ठीक है ना। हाँ, नहीं तो हमारा फिर ध्यान एकदम सीधे ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे नहीं जाएगा, कमेंट के ऊपर ध्यान नहीं जाएगा, फिर सीधे हम सिर्फ कैमरा पे देखेंगे, समझ जाओ। इसलिए आप लोग एकदम अच्छे तरीके से बस पढ़ाई करिए, ठीक है ना। अच्छे तरीके से मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए कि आपका सफलता शोर मचा दे, सफलता का गूंज हमारी कानों तक सुनाई दे। हम खुद आपके पास चले आएंगे, ठीक है ना। आपको नाम बुलवाने का जरूरत पड़ रहा है, हम दहाड़ दहाड़ के आपका नाम पुकारेंगे, काहे चिंता कर रहे हैं, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों से सबसे पहला सवाल तो ये पूछेंगे, आप लोग हमें बता दीजिए कि कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। बताइए, पहला नंबर क्वेश्चन, कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। बता दो बाबू जल्दी से, देखते हैं कौन जवाब देते हैं भाई। पारा, सूरज कुमार का जवाब आ गया है, विक्रम कुमार का आ गया है, अतीत आर्या का आ गया है। भाई बहुत सारे लोग तो एचजी लिख दिए, अब तो हम कंफ्यूज हो गए। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है, कुछ लोग पारा लिखे, कुछ लोग एचजी लिखे, कुछ लोग मरकरी लिख दिए। चलिए तीनों सही है, ठीक है ना, एकदम तीनों सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम तीनों सही है। हाँ, क्लियर ना। चलिए, अच्छा आप लोगों से हम एक सवाल और पूछते हैं। धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस बनाता है। बताओ बाबू जल्दी से। धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस बनाता है, जल्दी जल्दी से जवाब बताइए। धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस बनाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त है, हाइड्रोजन गैस। एकदम शानदार जवाब बता रहे हैं बाबू आप लोग, हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस एकदम सही जवाब है। जितने भी बच्चे जवाब दे रहे हैं हाइड्रोजन एकदम सही है। चलिए लास्ट सवाल, एक और सवाल पूछेंगे। सोडियम को किस चीज में डुबा करके रखा जाता है। आप लोगों को ऑप्शन 2 को देते हैं, नहीं ऑप्शन 4 को देते हैं। पहला ऑप्शन है पानी में डुबा के रखा जाता है, दूसरा ऑप्शन है डीजल में डुबा के रखा जाता है, तीसरा ऑप्शन है किरोसिन में डुबा के रखा जाता है, और चौथा ऑप्शन है खुले में रखते हैं। बताओ बाबू कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑयल, ऑयल मतलब कौन सा ऑयल, कड़वा तेल में डुबा देंगे हैं? कौन सा ऑयल में? किरोसिन, बहुत बढ़िया, किरोसिन तेल में डुबा करके रखते हैं। किस चीज में डुबा करके रखते हैं? किरोसिन तेल में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। हम लोग सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा करके रखते हैं। बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब है। प्यारे बच्चों, हम लोग सीधे ना टॉपिक पे आते हैं, अब ज्यादा इधर उधर की बात ना करते हैं, अब सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं, अपने मुद्दा पे आते हैं। मुद्दा से भटकना नहीं है। हम लोगों का आज का टॉपिक है अधातु। अधातु, ठीक है ना बाबू। इससे पहले हम लोग धातु पढ़े थे, धातु का उल्टा हो गया अधातु, ठीक है ना। इसको अंग्रेजी में नॉन मेटल बोलते हैं, धातु को मेटल बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अधातु के बारे में। तो सबसे पहला सवाल तो यही बनेगा कि भाई अधातु होता क्या है। याद करिए प्यारे बच्चे, हम आपको धातु में क्या पढ़ाए थे कि जो उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। समझिएगा जरा ध्यान से, हम क्या समझाना चाह रहे हैं। धातु का उल्टा है अधातु, ठीक है ना। धातु का उल्टा है अधातु, तो परिभाषा भी उल्टा हो जाएगा। जब नामे उल्टा है तो परिभाषा भी उल्टा हो जाएगा। धातु में हम लोग पढ़े थे कि उष्मा और विद्युत का चालन करते हैं, यहां पे पढ़ेंगे कि जो उष्मा और विद्युत का चालन नहीं करते हैं। धातु में पढ़े थे कि जो आघातवर्ध एवं तन्य होते हैं, यहां पर पढ़ेंगे कि यह आघातवर्ध एवं तन्य नहीं होते हैं। यहां पे क्या पढ़ेंगे? यह आघातवर्ध एवं तन्य नहीं होते हैं। यहां पर यही ना पढ़ेंगे कि यह आघातवर्ध एवं तन्य नहीं होते हैं। तो प्यारे बच्चे, धातु का परिभाषा लिखना तो बड़ा सिंपल हो जाएगा कि जो उष्मा और विद्युत का चालन नहीं करते हैं। एकदम सिंपल तरीका से हम लोग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि वैसा तत्व, लिखेंगे वैसा तत्व जो उष्मा और विद्युत का, वैसा तत्व जो उष्मा और विद्युत का चालन नहीं करते हैं, समझिएगा, जो उष्मा और विद्युत का चालन नहीं करते हैं। साथ ही लिखेंगे बाबू, साथ ही जो आघातवर्ध एवं तन्य नहीं होते हैं, साथ ही जो
आघातवर्ध एवं तन्य नहीं होते हैं। साथ ही जो आघातवर्ध एवं तन्य नहीं होते हैं, आघातवर्ध एवं तन्य नहीं होते हैं, साथ ही जो आघातवर्ध एवं तन्य नहीं होते हैं उसे आधातु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? आधातु कहते हैं। बताओ बाबू, बहुत कठिन परिभाषा आपको लग रहा है? एकदम सिंपल परिभाषा है। परिभाषा एकदम सिंपल है कि जो ऐसा तत्व जो उष्मा और विद्युत का चालन नहीं करता, यानी कि आपको हम पढ़ाए थे धातु में कि उष्मा और विद्युत आर पार कर जाता है, पढ़ाए थे ना। अगर धातु है, अगर लोहा के रड लेकर के लाइन पे मारेंगे तो लाइन मार देगा हमको भी, यानी कि जो रड है उससे लाइन आर पार कर रहा है। रड लोहा होगा, लोहा धातु है, तो यानी कि धातु से उष्मा और विद्युत आर पार कर जाता है, लेकिन अधातु से उष्मा और विद्युत आर पार नहीं करता है। ठीक है ना। दूसरी बात, आघातवर्ध और तन्य भी नहीं होता है। आघातवर्ध मतलब क्या बताए थे? कि जिसको हथौड़ा से पीट करके पतला चादर बनाया जा सके, यही ना बताए थे। आघातवर्ध मतलब बताए थे कि जिसको हथौड़ा से पीट करके पतला चादर बनाया जा सके। और इसका मतलब क्या बताए थे? बताए थे ना कि अगर जिसमें तन्यता का गुण होगा उसको हम लोग खींच करके लंबा तार बना सकते हैं। आपको धातु में बताए थे, याद होगा, सबसे ज्यादा कौन सा धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है? किस धातु में सबसे ज्यादा तन्यता का गुण होता है? बताओ मेरे शेरों, किस धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है? जल्दी जल्दी से बताइए तो एक बार। हाँ, किस धातु में तन्यता का गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है? जवाब क्या होगा? सोना। धातु की बात कर रहे हैं, जवाब होगा सोना, क्योंकि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। समझ में आ गया ना? ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आधातु। बहुत सारा धातु है। धातु का अगर आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत सारा। सबसे बड़का धातु का तो नाम यही ध्यान रखिएगा, हम बोलते हैं बाबू कार्बन। सबसे बड़का धातु कार्बन है। सबसे बड़का धातु क्या है? कार्बन। और कार्बन के बारे में पूरा एक चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। इसके बाद चौथा नंबर चैप्टर कार्बन और इसके यौगिक। ठीक है ना। उसके बाद प्यारे बच्चों सल्फर हो गया, सल्फर हो गया, ब्रोमीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। ये सब जितना भी देख रहे हैं ना, सब आधातु है। ठीक है ना। आप लोग पीरियोडिक टेबल में, जिसको आवर्त सारणी बोलते हैं, उसमें पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला तत्व कौन सा है बता सकते हैं? पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला, दूसरा, ये जितना भी तत्व है, पहला और दूसरा खास करके, पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम, ये दोनों अधातु है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे हो जाएगा हाइड्रोजन, समझिएगा, हाइड्रोजन, और दूसरा क्या हो जाएगा? हीलियम। ये सब के सब प्यारे बच्चों क्या है? अधातु है। ये सब के सब क्या है? अधातु है। याद रखिएगा। क्लियर? एकदम याद हो जाएगा। बताओ बाबू, क्लियर? एकदम याद हो जाएगा। ये सब के सब अधातु है, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, याद रहेगा ना। चलिए, अच्छा अब आइए, आप लोगों को हम धातु का भौतिक गुण समझाए थे। आप लोगों को हम समझाए थे कि धातु का कुछ भौतिक गुण होता है। यहां पर अधातु का भी भौतिक गुण समझाएंगे, लेकिन दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है। जो धातु में बताए थे ना, सीधे उसका उल्टा करते जाइए। जो कुछ भी धातु में बताए हैं बस सीधा उसका उल्टा करते जाइए, वो अधातु का भौतिक गुण हो जाएगा। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, एकदम समझिएगा ध्यान से। तो प्यारे बच्चों, हम बात कर लेते हैं अधातु के भौतिक गुण का। किसका बात करते हैं? अधातु के भौतिक गुण। अधातु के भौतिक गुण किसका बात कर रहे हैं? अधातु के भौतिक गुण का बात कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहला चीज तो याद रखिएगा, सबसे पहला नंबर गुण जो हम लोग लिखेंगे, सबसे पहला नंबर गुण जो हम लोग लिखेंगे वो तो यही लिख देंगे। ठीक है ना। सबसे पहला नंबर गुण हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहला नंबर गुण तो हम लोग यही लिखेंगे कि जैसे धातु ठोस होता है ना, अधातु भी ठोस होता है। ये जो मैच करता है, दोनों समांतर गुण है। ठीक है ना। अधातु भी जो है ना, वो सामान्य तौर पर ठोस या गैस में पाया जाता है। अधातु भी ठोस या गैस में पाया जाता है। लिखेंगे अधातु, लिखेंगे अधातु सामान्य तौर पर, अधातु सामान्य तौर पर, अधातु सामान्य तौर पर, सामान्य तौर पर ठोस और गैस में, सामान्य तौर पर अधातु जो है ना, वो सामान्य तौर पर ठोस और गैस अवस्था में पाया जाता है। ठोस और गैस अवस्था में पाया जाता है, पाया जाता है। अधातु जो है ना, वो वह ठोस या तो गैस में पाया जाएगा। लेकिन हम आपको बताए हैं ना कि अपवाद का खजाना है केमिस्ट्री। यहां पर एक अपवाद है। एक अधातु ऐसा है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। हम आपको बता रहे हैं कि सभी अधातु ठोस होता है या तो गैस होता है, लेकिन एक अधातु ऐसा है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। बता सकते हैं कौन सा धातु है? यस, बहुत बढ़िया, ब्रोमीन है। एकदम जवाब सही है। ठीक है ना। लेकिन अपवाद हम यहीं पे लिख देते हैं बाबू, अपवाद। अपवाद में क्या हो जाएगा बउआ? अपवाद में हो जाएगा ब्रोमीन। अपवाद में क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अपवाद में ब्रोमीन। याद रहेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। दूसरा नंबर हम लोग समझते हैं बाबू। दूसरा नंबर, दूसरा नंबर क्या कह रहा है? जरा एक बात ध्यान से सुनिएगा।
हम आपको धातु में बताए थे कि धातु चमकदार होता है, बताए थे ना, सोना ले लीजिए, चांदी ले लीजिए, तांबा ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, ये सब क्या होता है, चमकदार होता है। जो भी धातु आप देखते हैं सब धातु क्या होता है, चमकदार होता है। जो भी धातु देखते हैं ना सब धातु क्या होता है, चमकदार होता है। क्लियर, याद रहेगा, सभी धातु चमकदार होता है। याद रहेगा बाबू, जल्दी से बताओ हाँ या ना, जल्दी से बताइए हाँ या ना। सभी धातु क्या होता है, चमकदार होता है। सभी धातु क्या होता है, चमकदार होता है। लेकिन अधातु चमकदार नहीं होता है। लिखेंगे, अधातु चमकदार नहीं होता है। अधातु चमकदार नहीं होता है। अधातु जो है ना वो चमकदार नहीं होता है। अधातु चमकदार नहीं होता है। लेकिन एक अपवाद यहां पर भी है, एक अधातु ऐसा है जो चमकदार होता है। अब बताइए, वाह अमरिंदर निराला भाई, एकदम पहले से एकदम जवाब तैयार रख रहे हो ना। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है ना बाबू। अपवाद में हीरा ग्रेफाइट नहीं होएगा, अपवाद में होगा आयोडीन। ठीक है ना बाबू, यहां पर भी एक अपवाद है, ध्यान रखिएगा, अपवाद है, ये हो जाएगा आयोडीन। ठीक है ना, आयोडीन आयोडीन आयोडीन। यानी कि अभी तक दो भौतिक गुण बताए हैं और दोनों में अपवाद बताए हैं। पहला बताया कि अधातु सामान्य तौर पर ठोस और गैस होता है, लेकिन अपवाद में ब्रोमीन है। भाई ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है ना। दूसरा बताया कि अधातु चमकदार नहीं होता है, लेकिन एक अधातु ऐसा भी है जो चमकदार होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, हम आप लोगों को बताए थे धातु में कि धातु आघातवर्ध होता है और उसमें तन्यता का भी गुण पाया जाता है। यानी कि पीटने पर चौड़ा पत्थर बन जाएगा। समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं, पीटने पर चौड़ा पत्थर बन जाएगा, पीटने पर चौड़ा पत्थर बन जाएगा। फिर से समझाते हैं, पीटने पर चौड़ा पत्थर बन जाएगा। और धातु में क्या बताए थे, इसमें तन्यता का भी गुण होता है, यानी खींचने पर लंबा तार बन जाएगा। लेकिन अधातु को जैसे ही हथौड़ी से मारिएगा चुकनी चुकनी हो जाएगा। ठीक है ना, एकदम चूर चूर हो जाएगा। यानी कि अधातु भंगुर होता है। अगर किसी चीज को हम हथौड़ी से पीटते हैं और वो चूर चूर हो जाए तो उसको भंगुर कहते हैं। ठीक है ना, तो अधातुएं भंगर होती है। लिखेंगे तीसरा नंबर बाबू, तीसरा नंबर क्या लिखेंगे, अधातुएं भंगुर होती है। तीसरा नंबर में लिखेंगे कि अधातु भंगुर होती है। अधातु भंगुर होती है, यानी इसे पीटने पर चूर चूर हो जाता है। इसे पीटने पर चूर चूर हो जाता है। चूर चूर हो जाता है, यानी अधातु को अगर हथौड़ा से पीटेंगे ना तो चूर चूर हो जाएगा। आप कभी जो ये कोयला होता है, अब कोयला कार्बन का ही प्रूफ है, कोयला को हथौड़ी से मारिएगा तो पत्थर बनेगा कि चूर चूर हो जाएगा? कोयला को हथौड़ी से मारिएगा पत्थर बनेगा कि चूर चूर हो जाएगा? चूर चूर हो जाएगा ना, एकदम चूर चूर हो जाएगा सर। सल्फर की बात करें प्यारे बच्चों, सल्फर को हथौड़ी से मारेंगे, सल्फर मिश्री के ढेला जैसा होता है, तो उसको हथौड़ी से मारेंगे चूर चूर हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान रखिएगा, अधातु जो होता है वो भंगुर होता है, पिटने पर चूर चूर हो जाता है। और क्या लिखेंगे चौथा नंबर, और क्या लिखेंगे, विद्युत का कुचालक वाला लिख दिया, नहीं लिखे तो लिखेंगे अधातु उष्मा और विद्युत का, अधातु उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक होता है, अधातु उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन अपवाद यहां पर भी है, अपवाद यहां पर भी है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। हाँ, इसका कोई अपवाद नहीं है, इसका कोई अपवाद नहीं है। ठीक है ना। हाँ, एक अभी आपको हम बताए थे ना कि जो अपवाद में ब्रोमीन है, ब्रोमीन क्या है, अधातु है, अब वो द्रव अवस्था में है, तो ब्रोमीन को पीटेंगे तो चूर चूर कैसे होगा बाबू? तो पहले ही से द्रव अवस्था में है। ठीक है ना, तो द्रव को छोड़ करके, ठीक है ना, जो अपवाद है उसको छोड़ करके बाकी सब चूर चूर हो जाएगा। ठीक है ना। अधातु उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, यानी उष्मा और विद्युत इससे पार नहीं करेगा। लेकिन एक अपवाद इसमें भी है, ग्रेफाइट, पेंसिल का जो नोक होता है वो ग्रेफाइट है, वो अधातु होता है, लेकिन उसको चूर चूर करेंगे तो चूर चूर हो जाएगा, थोड़ी से पीटेंगे एकदम चूर चूर हो जाएगा। तो यहां पर अपवाद हो जाएगा बाबू, यहां पे अपवाद क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। क्लियर, यहां पे अपवाद क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया, ये तो बता ही दिया, ये तो बता ही दिया ना, अधातु ठोस और गैस होता है, ये तो आपको बता ही दिए। ठीक है ना। चलिए, अब बाबू हम आपको बताए थे धातु में कि गलनांक और क्वथनांक, या फिर बोल सकते हैं द्रवनांक और क्वथनांक उच्च होता है। धातु का द्रवनांक और क्वथनांक उच्च होता है, यानी कि धातु को अगर गलाना है तो उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, यही ना बताए थे। तो यहां पर लिखेंगे कि अधातु का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। तो लिखेंगे अधातु का द्रव्यनांक, अधातु का द्रव्यनांक, अधातु का द्रव्यनांक और अधातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक, अधातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक, अधातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न होता है। क्या होता है, निम्न होता है। अधातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न होता है, याद रहेगा। अधातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न होता है, याद रहेगा बाबू।
चलिए बहुत बढ़िया, याद रहेगा ना। चलिए, तो कुल मिलाकर के अगर प्यारे बच्चों हम लोग भौतिक गुण देखना शुरू करें तो भौतिक गुण तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि आ धातु को पीटने पर झन, ये मतलब जैसे धातु को पीटते हैं तो टन टन की आवाज आता है, आ धातु को पीटने पर कोई ध्वनि नहीं निकलती है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। आ धातु को पीटने पर कोई ध्वनि नहीं निकलता है, आ धातु को पीटने पर, आ धातु को पीटने पर कोई ध्वनि नहीं निकलता है, आ धातु को पीटने पर कोई ध्वनि नहीं निकलता है, आ धातु को पीटने पर कोई ध्वनि नहीं निकलता है, आ धातु को पीटने पर कोई ध्वनि नहीं निकलता है। आ धातु को पीटेंगे ना तो कोई ध्वनि नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे आ धातु हैं जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बताओ बाबू, सारे बच्चे लोग समझ गए? ये हो गया हमारा भौतिक गुण। ये क्या हो गया बाबू? भौतिक गुण। यहां तक में किसी प्रकार का अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, यहां तक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो बताइए, अन्यथा बोलिए कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो बताइए कि कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ, बहुत सारा गुण होता है, और भी गुण लिख सकते हैं कि ये विद्युत ऋणात्मक होते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋण आयन, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो धन आयन। आयन हम आपको पढ़ाए थे ना कि केमिस्ट्री में दो गो आयन होता है, एक धन आयन और एक ऋण आयन। अगर किसी को दे रहा है, यानी कि हमारे पास ज्यादा है तब दे रहे हैं, तो वो कहलाएगा धन आयन। कोई ले रहा है तो उसके पास क्या हो गया? कर्जा हो गया, उसको ऋण बोलते हैं, तो वो हो गया ऋण आयन। तो धन आयन और ऋण आयन अलग अलग होता है, ठीक है बाबू। तो ये हो गया हमारा भौतिक गुण, जो कि एकदम आसान है। अब हम लोग धातु के रासायनिक गुण समझेंगे। क्या समझेंगे? धातुओं के रासायनिक गुण। अच्छा प्यारे बच्चों, आप हमें ये बताओ, कल हम आप लोगों को थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाह्यतम कक्षा निकालना सिखाए थे ना, कि बाह्यतम कक्षा कैसे निकालते हैं। आप बता सकते हैं कि हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने बच्चे बताएंगे? हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने बच्चे बताएंगे? बताइए जल्दी से। बताओ भाई। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत बढ़िया। अगर हम पूछे हीलियम के, तो हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम दोनों अधातु है, समझिएगा। यहां पे तो हम भौतिक गुण समझाए थे ना, अब हम आपको समझाने वाले हैं अधातु के रासायनिक गुण। क्या समझाने वाले हैं? अधातु के रासायनिक गुण, अधातु के रासायनिक गुण। क्या समझाने वाले हैं? अधातु के रासायनिक गुण। तो अधातु के रासायनिक गुण में क्या समझाएंगे भाई? अधातु के रासायनिक गुण में सबसे पहला, अभी आपको बताए हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों का दोनों क्या है? अधातु है। हाइड्रोजन भी और हीलियम भी दोनों अधातु है, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने अधातु हैं उसके बाह्यतम कक्षा में 4, 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। अधातु के बाह्यतम लिखेंगे, अधातु के बाह्यतम कक्षा में लिखेंगे अधातु के बाह्यतम कक्षा में, अधातु के बाह्यतम कक्षा में, अधातु के बाह्यतम कक्षा में, अधातु के बाह्यतम कक्षा में H और He को छोड़ करके, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके, तो H और He को छोड़कर, H और He को छोड़कर हाइड्रोजन और हीलियम को, अधातु के बाह्यतम कक्षा में हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके कितना बता रहे हैं हम? 4, 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप पीरियोडिक टेबल उठाइए और कोई भी अधातु लीजिए हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके, उसके बाह्यतम कक्षा में या तो 4, 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। कार्बन का ही हम लेते हैं। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है प्यारे बच्चों? कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए 4 हुआ कि नहीं हुआ? बताओ बाबू, 4 हुआ कि नहीं हुआ? तब ना हम आपको बार बार कहते हैं कि बउआ कुछ याद रहे चाहे न रहे, कुछ याद रहे चाहे न रहे, लेकिन 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 ये पीरियोडिक टेबल जरूर आपको याद होना चाहिए। कुछ याद रहे चाहे ना, लेकिन ये पीरियोडिक टेबल याद रहना एकदम जरूरी है, ठीक है ना। एकदम ये पीरियोडिक टेबल आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। सारे बच्चों को समझ में आ गया? बताइए। बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया है। चलिए भाई, तो आप लोगों को और भी एग्जांपल देकर के हम समझा देते हैं। अभी तो हम कार्बन का एग्जांपल लिए थे, तो कार्बन का क्या होता है? 6 गो। चलिए बाबू, हम लेते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या, तो आप कहेंगे कि गुरुजी नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है। प्यारे बच्चों, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। चलिए कार्बन नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए 4, 5, 6, ठीक है ना। हम प्यारे बच्चों फ्लोरीन ले लेते हैं। फ्लोरीन का बाह्यतम कक्षा में 9 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? हम प्यारे बच्चों नियॉन ले लेते हैं। नियॉन, तो नियॉन का Ne, ठीक है ना।
हाँ ठीक है, नियोन का Ne, और इसका बातम कक्षा ये सॉरी इसका परमाणु संख्या 10 होता है, तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप बाबू यहां पे समझिएगा, आप कुल मिलाकर के यहां पे समझिएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, दूसरी कक्षा में हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके, क्योंकि हाइड्रोजन के बातम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4, 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन हुए। ठीक है ना, तो चाहे कोई भी अधातु ले लीजिए, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके बातम कक्षा में 4, 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये हो गया पहला रासायनिक गुण। दूसरा रासायनिक गुण लिखेंगे कि अधातु के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड प्रायः क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। लिखेंगे अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड प्रायः कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं जैसे, अधातु के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं जैसे, हम कार्बन का ऑक्साइड लेते हैं तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्यारे बच्चों अम्लीय है। ठीक है ना, सल्फर का ऑक्साइड लेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, ये अम्लीय है। यानी कि धातु का कोई भी ऑक्साइड अम्लीय होता है। ठीक है ना, लेकिन कुछ अधातु ऐसे होते हैं जिसका ऑक्साइड उदासीन होता है। समझिएगा, हम यहीं पर लिख देते हैं कि कुछ अधातु के ऑक्साइड, ये भी लिख सकते हैं, तीसरा भी लिख सकते हैं, कुछ अधातु के ऑक्साइड, कुछ अधातु के ऑक्साइड, ऑक्साइड, कुछ अधातु के ऑक्साइड उदासीन होते हैं। कुछ अधातु के ऑक्साइड उदासीन होते हैं। कुछ अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं, याद रहेगा। कुछ अधातु के ऑक्साइड उदासीन होते हैं जैसे, चलिए भाई समझते हैं, जैसे कुछ अधातु के ऑक्साइड उदासीन होता है जैसे, कुछ अधातु के ऑक्साइड उदासीन होता है जैसे, जैसे क्या लिखेंगे? हम लिखते हैं H2O, पानी। पानी क्या है भाई? उदासीन है, उदासीन है। हम लिखते हैं N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ये क्या है? उदासीन है। याद रखिएगा, हम इसको लिख देते हैं, नहीं तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर ये क्या है? नाइट्रस। क्या लिखेंगे बाबू? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या लिखेंगे? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या लिखेंगे? नाइट्रस ऑक्साइड लिखेंगे। ठीक है ना, तो N2O हो गया। तो ये सब क्या होता है? हाँ? NO कहने का मतलब, NO पुलिस्ता, NO होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। अगर आप NO लिख रहे हैं ना तो ये होगा नाइट्रिक ऑक्साइड, ये होगा नाइट्रिक ऑक्साइड। ये क्या होगा? नाइट्रिक ऑक्साइड होगा। अगर आप क्या लिख रहे हैं? NO लिख रहे हैं तो ये क्या होगा? नाइट्रिक ऑक्साइड होगा। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, ये 3 को हम तो रासायनिक गुण बता दिए, चौथा रासायनिक गुण लिखते हैं। अधातु कभी भी जल से अभिक्रिया नहीं करता है। धातु जल से अभिक्रिया करता था, याद रखिए। लोहा को हम लोग पानी में डाल करके छोड़ देंगे, जंग लग जाएगा, अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है ना, लोहा जो है वो पानी से अभिक्रिया कर लेगा, वो धातु अभिक्रिया कर लेगा। सोडियम को पानी में डालेंगे, विस्फोट हो जाएगा, कल वीडियो दिखाए थे। तो धातु जो होता है वो जल से अभिक्रिया कर लेता है, लेकिन अधातु कभी भी जल से अभिक्रिया नहीं करता है। लिखेंगे अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करता है, ये इसका रासायनिक गुण है। अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करता है। अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करता है। अधातु कभी भी जल से अभिक्रिया नहीं करता है। अधातु कभी भी जल से अभिक्रिया नहीं करता है। यहां तक कि जल तो छोड़िए, अम्ल से अभिक्रिया भी नहीं करेगा। लिखेंगे अधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। अधातु जो है ना वो न तो जल से अभिक्रिया करता है और न तो अम्ल से अभिक्रिया करता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 5 वो तो बता दिए, एक आध और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाता है। अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लिखेंगे कि अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके, लिख देते हैं हाइड्रोजन यानी H2 से अभिक्रिया करके, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ध्यान रखिएगा, हाइड्राइड, हाइड्राइड बनाता है। हाइड्राइड बनाता है, क्या बनाता है? हाइड्राइड बनाता है। क्लियर हो गया? अधातु हाइड्रोजन से विक्रिया करके हाइड्राइड बनाता है। तो बाबू यहां तक समझ में आ गया? तो हम आप लोगों को अधातु का भौतिक गुण भी बता दिए और रासायनिक गुण भी बता दिए। क्लियर? चलिए, हाँ चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी तक हम आप लोगों को अधातु के भौतिक गुण बता चुके हैं, अधातु के रासायनिक गुण बता चुके हैं। प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को कुल 118 तत्व बताए थे। 118 तत्व में से 118 तत्व में से अधातु क्या गो है? तो 22 गो है। 22 अधातु है। 22 गो क्या है बाबू? अधातु है।
118 तत्व में से 22 गो अधातु है। 22 गो अधातु है, जेकरा में बाबू समझिएगा 10 गो ठोस है, 10 गो ठोस है, 1 गो द्रव है और 11 गो गैस है। ठीक है ना, 10 गो ठोस है, 1 गो द्रव है और 11 गो क्या है, गैस है। क्लियर हो गया। अच्छा, आपसे ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाएगा, एक द्रव अधातु का नाम बताएं। एक द्रव अधातु का नाम, तो द्रव अधातु का नाम क्या बताइएगा, अभी आपको जस्ट बताए हैं। अगर द्रव अधातु का नाम पूछा जाए तो ब्रोमीन बताइएगा। द्रव अधातु का नाम पूछा जाए तो क्या बताइएगा, अगर द्रव अधातु का नाम पूछा जाए तो ब्रोमीन बताइएगा। क्लियर हुआ। हाँ, द्रव अधातु का नाम पूछा जाए तो ब्रोमीन बताइएगा। ठीक है ना। ठोस अधातु कौन कौन है सर? ठोस अधातु में आप कार्बन का नाम ले लीजिए। कार्बन क्या है, ठोस अधातु। चलो लिख ही देते हैं, अब आप लोग को बता ही देते हैं। ठीक है ना। अगर बाबू हमको लिखना है ठोस अधातु, लिख देते हैं कुछ ठोस अधातु का नाम, कुछ ठोस अधातु का नाम। सबसे पहला नाम तो आप कार्बन का ले लीजिएगा। कार्बन, कोयला तो आप लोग देखे हैं, ग्रेफाइट आप लोग देखे हैं, जो पेंसिल सब होता है तो ये ठोसन है। कार्बन क्या है, ठोसन है बाबू, समझ गए ना। अब ले लेते हैं गंधक। गंधक कोई बोलते हैं सल्फर, समझिएगा, गंधक कोई बोलते हैं सल्फर। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में गंधक ना देकर के सल्फर दे देता है। उसके बाद हम लेते हैं फास्फोरस, फास्फोरस। फास्फोरस के बाद हम ले लेते हैं आयोडीन। क्या ले लेते हैं, आयोडीन। ये सब क्या है, कुछ ठोस धातु का ही तो नाम है। अगर कहेगा कि गैसीय धातु का नाम, द्रव धातु तो बताइए दिए ना आपको हम बाबू, यहां पे बता दिए एगो द्रव में होता है, सिर्फ एगो द्रव में। द्रव में कौन है, ब्रोमीन। कुछ ठोस का नाम बता दिए, कुछ हम आप लोगों को गैस का नाम बता देते हैं। लिख लेंगे कुछ गैसीय अधातु का नाम, कुछ गैसीय अधातु का नाम, कुछ गैसीय अधातु का नाम। तो गैसीय धातु में पूछेगा हाइड्रोजन क्या है, गैस है, हीलियम क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन क्या है, गैस है। ठीक है ना, तो लिख देंगे हम लोग। ठीक है बाबू, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है ना, हीलियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आर्गन हो गया, ये सब के सब क्या है, गैस। हम संकेत सबका लिख दिए हैं। ठीक है ना, हम सबका संकेत लिख दिए हैं, क्लोरीन, ईटीसी। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं, आप संकेत से समझ जाइएगा ना, संकेत से समझ जाइएगा, संकेत से समझ जाइएगा कि हमको पूरा नाम लिखना पड़ेगा, पूरा नाम लिखना पड़ेगा। लाओ भाई लिख देते हैं। ठीक है ना। H से हो गया हाइड्रोजन, H से हो गया हाइड्रोजन, कॉमा He से हो गया हीलियम, हीलियम, कॉमा O से हो गया ऑक्सीजन, O से ऑक्सीजन। ठीक है। N से हो गया, N से हो गया, N से हो गया नाइट्रोजन, N से हो गया नाइट्रोजन, N से नाइट्रोजन, N से नाइट्रोजन। AR से हो गया आर्गन, AR से हो गया आर्गन। ठीक है। Cl से हो गया क्लोरीन। तो ये सब क्या है, द्रव में पाया जाने वाला है, सॉरी गैस में पाया जाने वाला है। तो प्यारे बच्चों ये सब गैस में पाया जाने वाला कुछ अधातु है। तो ठीक है ना, ये सब आप लोग ध्यान रखना बाबू। ठीक है ना। तो अब चलिए हम आप लोगों को ना दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताते हैं जो कि परीक्षा में पूछ देगा, एकदम पक्का, गारंटी। प्यारे बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन तो पूछेगा धातुओं और अधातुओं में भौतिक गुण के आधार पर अंतर लिखिए, और दूसरा पूछेगा धातुओं और अधातुओं में रासायनिक गुण के आधार पर अंतर लिखें। तो हम आप लोगों को भौतिक गुण भी पढ़ा दिए, रासायनिक गुण भी पढ़ा दिए। तो अगर भौतिक गुण के आधार पर अंतर लिखने के लिए कहेगा तो एक तरफ धातु का भौतिक गुण, दूसरे तरफ अधातु का भौतिक गुण। एकदम क्लियर आप लोग आंसर लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लिखेंगे कि धातु जो होता है वो चमकदार होता है। धातु क्या होता है बाबू, चमकदार होता है। धातु क्या होता है, चमकदार होता है। ठीक है ना। हाँ, धातु क्या होता है, चमकदार होता है, जबकि अधातु चमकदार नहीं होता है। अपवाद आप लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, ये आपका मर्जी। धातुएं आघातवर्ध और तन्य होता है, लेकिन अधातु भंगुर होता है, चूर चूर हो जाता है। धातुएं विद्युत और उष्मा का चालक होता है, लेकिन अधातु विद्युत और उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है, यानी चालक नहीं होता है। धातु प्रायः ठोस होता है, अधातु प्रायः ठोस और गैस दोनों होता है। धातु का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, अधातु का गलनांक क्वथनांक निम्न होता है। बाबू हम वही सब कुछ अंतर में लिखेंगे जो हम आपको गुण बताए हैं। तो बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर? नौमा में पढ़े थे ये चीज, अरे वाह क्या बात है। बताओ बाबू ये वाला समझ में आ गया आप लोगों को, कॉन्सेप्ट क्लियर? अरे क्लियर भी हो जाएगा, काहे चिंता करते हैं। ठीक है ना, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना तय है, एकदम क्लियर हो जाएगा बाबू, चिंता ना करिए। ठीक है ना। ये वाला चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हम बड़े आराम आराम से पढ़ाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, नहीं तो जल्दीबाजी करेंगे तो पता चलेगा ऊपरे ऊपरे से पार कर गया। और यही चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। हम इसलिए ये चैप्टर बड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, हम ज्यादा पढ़ाइए नहीं रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ के आवेंगे, बढ़िया से पच जाएगा। एक के बार ठूस देंगे नहीं पचेगा।
अनपच कर जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर का महत्व ज्यादा है, ठीक है ना। कभी ऐसा चीज देखे हैं कि जो बहुत फायदा वाला चीज है उसको एकदम ठूस के खा लेते हैं? नहीं, फायदा वाला जो ज्यादा चीज होता है ना उसको ठूस के नहीं खाते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा, अनपच कर जाएगा। जो फायदा वाला चीज होता है उसको थोड़ा थोड़ा खाते हैं। आप लोग बड़का बादाम देखे हैं? बड़का बादाम बहुत फायदा वाला चीज होता है, दिमाग बढ़ता है, कहा जाता है ऐसा। तो बड़का बादाम क्या एक के बार में आधा किलो खा जाते हैं, डेली 4 को 5 को खाते हैं आराम आराम से। काजू, किशमिश, चुहेड़ा, ये सब क्या होता है? फायदा वाला चीज है, आराम आराम से खाते हैं। कभी ऐसा देखे हैं कि एकदम जो किशमिश है उसको एकदम ठूस के खा लिए, काजू है उसको एकदम ठूसा के खा लिए? ऐसा कभी होता है? नहीं, फायदा वाला चीज धीरे धीरे खाया जाता है। वैसे एकदम सेम इसमें है, ठीक है ना। फायदा वाला चीज है ये चैप्टर पूरा, इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है बाबू। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया भौतिक गुण के आधार पर अंतर, लेकिन एक आता है रासायनिक गुण के आधार पर अंतर। पता है आपके परीक्षा में अगर सिर्फ आया कि धातु और अधातु में अंतर लिखें, तब तो भाई साहब हम कहेंगे कि आप भौतिक में अंतर लिख दीजिएगा। लेकिन अगर परीक्षा में ये स्पष्ट कर दिया कि धातु और अधातु में, एकदम स्पष्ट कर देगा कि धातु और अधातु में रासायनिक गुण के आधार पर अंतर लिखें, अगर ये कह दिया कि रासायनिक गुण के आधार पर अंतर लिखें, अगर रासायनिक गुण के आधार पर अंतर कह दिया तो फिर प्यारे बच्चों गड़बड़ा जाएगा। रासायनिक गुण के आधार पर अंतर कह दिया ना तो फिर गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि आप लोगों को एकदम बढ़िया से याद करके जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर भौतिक गुण के आधार पर अंतर कहे तो भौतिक गुण वाला अंतर लिखेंगे, रासायनिक गुण के आधार पर अंतर कहे तो रासायनिक गुण के आधार पर अंतर लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, दोनों तो खिचड़ी बना करके याद करते हैं, भौतिक गुण रासायनिक गुण दोनों याद करते हैं खिचड़ी बना करके। परीक्षा में आया कि भौतिक गुण और रासायनिक गुण में रासायनिक गुण के आधार पर अंतर लिखें, तो बच्चा क्या किया कि ओकरा में 2 रासायनिक गुण के साथ साथ 4 को भौतिको गुण घुसेड़ दिया। अब परीक्षा में काफी जांच करने वाला कहा, बेटा घुसेड़ दिया है एकरा में तो भौतिक गुण, ला हम तेरा नंबर खींच लेते हैं। अब नंबर खींच लेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग फिर बाद में कहिएगा, अरे सर हम तो 5 को अंतर लिख करके आए थे, इन नंबर में काट लिया, हम तो सर पूरा बना करके आए थे, नंबर में काट लिया। काटेगा नहीं है, भौतिक में रासायनिक घुसाइएगा, रासायनिक में भौतिक घुसाइएगा तो नंबर तो काटिए ना लेगा। तो इसलिए एकदम ध्यान रखना है, भौतिक में रासायनिक नहीं लिखना है, रासायनिक में भौतिक नहीं लिखना है, दोनों का अंदर एकदम मतलब दोनों का अंतर एकदम अलग अलग है। तो प्यारे बच्चों, अगर रासायनिक गुण के आधार पर पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे कि यह विद्युत धनात्मक होता है, रासायनिक गुण विद्युत धनात्मक होता है और यह विद्युत ऋणात्मक होता है। यानी कि यह क्या करेगा, दूसरा से आयन लेगा, यह क्या करेगा, दूसरा को आयन देगा, ठीक है ना। धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं, आपको हम पढ़ा चुके हैं कल। भौतिक गुण के आधार, ये रासायनिक गुण के आधार पर बता दिया ना गुण, और ये अधातु का भी रासायनिक गुण बता दिया, तो दोनों को ही तो लिखना है। अधातु के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं, समझिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बनता है कि धातु के ऑक्साइड प्रायः कैसे होते हैं, तो धातु का ऑक्साइड क्षारीय होगा, लेकिन अधातु के ऑक्साइड तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होगा, ध्यान रखिएगा। धातु के ऑक्साइड जल से विक्रिया करके क्षार बनाता है, जो धातु के ऑक्साइड है, जो धातु के ऑक्साइड है वो जल से विक्रिया करके क्षार बनाएगा, लेकिन जो अधातु के ऑक्साइड है वह जल से विक्रिया करके अम्ल बनाएगा, जो अधातु के ऑक्साइड है वह जल से विक्रिया करके अम्ल बनाएगा। धातुएं जल से विक्रिया करके धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, धातु जो है वह जल से विक्रिया करके क्या बनाएगा, धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और यह जल से विक्रिया ही नहीं करता है, अधातु जल से अभिक्रिया ही नहीं करता है। आगे लिखेंगे, धातु प्रायः जल से विक्रिया कर लवण और जल बनाता है, लेकिन अधातु अम्ल से विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम लोग रासायनिक गुण के आधार पर भी अंतर नहीं लिख देंगे। बताओ बाबू जल्दी से, रासायनिक गुण के आधार पर भी अंतर नहीं लिखा जाएगा, एकदम आराम से लिखा जाएगा, मजे मजे में लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, एकदम मजे मजे में लिखा जाएगा, ठीक है ना। हाँ, आयन क्या है सर, बउआ इंतजार कर लो, अगला क्लास में पढ़ा देंगे आयन क्या है। हम बहुत देर से कर रहे हैं कि ऋण आयन, धन आयन, ये क्या है आयन, कौन माथा के दर्द है आयन, तो कौन माथा के दर्द है और इसका उपाय क्या है, इसका इलाज क्या है, इसका टेबलेट क्या है, ये सब अगली क्लास में पढ़ाएंगे। एक क्लास में सब कुछ पढ़ाइएगा ना तो दिमाग कहेगा कि ज्यादा ओवरलोड हो रहा है, ठीक है ना। ये केमिस्ट्री है राजा, केमिस्ट्री कहता है ना किसी हौले हौले रे मन, ठीक है ना। हाँ, हौले हौले से दुआ लगती है, तो हौले हौले से दवा लगती है, और हौले हौले से केमिस्ट्री समझ आती है, ठीक है ना। तो हौले हौले से सब कुछ करना है। अब लास्ट भाई ये वाला चैप्टर महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत हम बार बार कर रहे हैं, देख लीजिएगा परीक्षा में। अगर विश्वास ना हो ना तो आज का बात रिकॉर्ड करके रखिएगा, परीक्षा में यही वाला चैप्टर आपको जान बचाएगा, क्योंकि चैप्टर यही से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा इस चैप्टर से, उसके बाद दूसरा नंबर चैप्टर से, उसके बाद पहला नंबर चैप्टर से, इसके बाद जो चैप्टर है चौथा नंबर चैप्टर और 5वां नंबर चैप्टर, उससे सबसे कम आता है। 5वां नंबर चैप्टर से तो आएगा ही नहीं। भगवान का अगर पूजा उजा नहीं करके जाइएगा ना तब हो सकता है कि आ जाए एक आध क्वेश्चन, लेकिन भगवान का पूजा करके जाइएगा तो क्वेश्चन 5वां से नहीं आएगा, 5वां नंबर चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएगा तो पढ़ना नहीं है, सब कुछ क्वेश्चन आने के लिए नहीं पढ़ते हैं, कुछ जानकारी के लिए भी पढ़ते हैं, तो पढ़ाएंगे सब, लेकिन क्वेश्चन कम आता है 5वां नंबर चैप्टर से, ना के बराबर आता है, नहीं आएगा। चौथा नंबर चैप्टर से 4-5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, लेकिन इससे 50% क्वेश्चन इसी से बन जाएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो
प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को कहां तक पढ़ा दिए? यहां तक, रासायनिक गुण के आधार पर अंतर तक हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। अब इसके बाद कल क्या क्या पढ़ाएंगे जो आप समझिए अगली क्लास में, यानी कल क्या क्या पढ़ाएंगे। पहला तो पढ़ाएंगे कि धातु और धातु के बीच में विक्रिया होता है तो कैसे होता है। दूसरा हम आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तीसरा हम आपको पढ़ाएंगे आयन, आयन क्या होता है, धन आयन क्या है, ऋण आयन क्या है, ये कल बता देंगे। विद्युत धनात्मकता पढ़ाएंगे, अभी यहां पर लिखे थे ना हम कि विद्युत धनात्मक होते हैं। धातु क्या होता है? विद्युत धनात्मक। अधातु क्या होता है? विद्युत ऋणात्मक। तो ये विद्युत धनात्मक क्या है और विद्युत ऋणात्मक क्या है, ये हम आप लोगों को अगली क्लास में समझा देंगे, ठीक है ना, ये अगली क्लास में समझा देंगे विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक। उसके बाद फिर रासायनिक बंधन पढ़ाएंगे। रासायनिक बंधन में हम आपको आयनिक बंधन और सह संयोजक बंधन के बारे में पढ़ाएंगे। तो ये सब अभी अगली क्लास में पढ़ना बाकी है, ठीक है ना। तो अगली क्लास का इंतजार करिए, एकदम ताबड़तोड़ पढ़ाई करवाएंगे, ठीक है ना। आपका पढ़ाया हुआ सीधे दिमाग में घुस जाता है। अच्छा, यही बात है। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास बस यही तक, ठीक है ना। अब मिलेंगे कल। इसके बाद ना, चूंकि हमारा क्लास नहीं है, ठीक है ना, इसके बाद संस्कृत वाला क्लास आज नहीं है। बाबू, हुआ क्या है ना कि एक स्टूडियो हमारा खराब हो गया है। अब उसके वजह से इसके बाद उर्दू वाला क्लास है, तो उर्दू वाले सर कहते हैं कि सर एक दिन के लिए हमारा दे दीजिए, कल सर रक्षाबंधन में छुट्टी में चले जाएंगे सर, ठीक है ना। ऐसे कल सब टीचर हो सकता है कि छुट्टी में चले जाए। कल बरनवाल सर का क्लास सुबह में हो सकता है होगा और उसके बाद वो भी छुट्टी में चले जाएंगे। तो सारे टीचर्स, रक्षाबंधन का पर्व है, भाई बहन का त्योहार है, प्यारा सा पर्व है, तो सारे टीचर तो अपने बहन के पास जाएंगे ना। तो सब लोग जा रहे हैं अपने दीदी से राखी बनवाने के लिए, ठीक है ना। तो कल के बाद, तो कल तो पढ़ाई होगा ही होगा, सब सर का होगा, ठीक है ना। चलिए, तो कल मिलते हैं प्यारे बच्चों, और कल हम आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। क्लियर? तो आज वाला जो कुछ भी पढ़ाए हैं उसको याद करके आइएगा। आज जो कुछ भी पढ़ाए हैं उसको आप लोग ना याद कर लीजिएगा। बाकी कल मिलते हैं, कल अच्छे तरीके से आप लोग समझने के लिए तैयार रहिएगा। क्लियर? तो मिलते हैं कल प्यारे बच्चों। हाँ, हैप्पी रक्षाबंधन एडवांस में। चलिए, बहुत बढ़िया। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।